तशद्दुद-ज़दा जहांगीरपुरी में आज भी सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सियासी पार्टियों के वफूद को जहांगीरपुरी के मुतासिरीन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जुमे को तशद्दुद से मुतासरा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में मुकामी अमन कमेटी के नुमाइंदों ने लोगों से इलाके में अमन और हम आहंगी की अपील की। इस दौरान दोनों बरादरियों के लोग गले मिले। इसके साथ ही दोनों बरादरियों के लोगों ने अहद लिया कि ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। इतवार को दोनों बरादरियों के लोग भाईचारे का मुजाहरा करते हुए इलाके में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। हिंसे की अगर बात करें तो फिलहाल इस पूरे इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस पूरे अगर इलाके में आपको दिखाएं तो देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो तैनात हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि आज पूरा एक हफ्ता हो गया है इस पूरी जो घटना हुई थी जब शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज ही के दिन वो शोभा यात्रा निकाली गई थी। 16 अप्रैल का वो दिन था जब ये फिलहाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। शाम को इसी रास्ते से, ये कुशल चौक है, इसी रास्ते से वो शोभा यात्रा आ रही थी। उसके बाद फिर पथराव की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिली। फिर यहाँ माहौल काफी टेंस हुआ, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कल यहाँ पर लगातार पूरे दिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखने को मिली, टीएमसी की तरफ से डेलीगेशन, सपा की तरफ से डेलीगेशन, लेफ्ट की तरफ से डी राजा, ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और उम्मीद आज भी है कि कुछ आज भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस इलाके में पहुंचेंगी और पीड़ितों से मिलने की कोशिश करेंगी। बहरहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम डेलीगेशंस को फिलहाल यहीं पर रोक दिया जाता है क्योंकि आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हालांकि वो तमाम लोग दिल्ली पुलिस से जरूर कहते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार उनको रोका जाता है। बहरहाल इस पूरी घटना को लगभग आज एक हफ्ते हो गए हैं और इस यहाँ की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। बस स्थिति सामान्य है, लोग अपने घरों से हैं, लेकिन जो फिलहाल कुशल चौक के चारों तरफ का इलाका है वो फिलहाल कॉर्डन ऑफ है। वहां पर किसी से जाने या आने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है क्योंकि आज भी काफी पॉलिटिकल मूवमेंट होना है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, एक हफ्ते हो गए जहांगीरपुरी मामले को, आज कैसी सुबह, एक हफ्ते के बाद किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए आजम, साफ तौर से मैं आपको कुशल चौक के ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाऊं तो देखिए एक हफ्ते हो गए हैं आजम, और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो फिलहाल डिप्लॉयड हैं। हालांकि चूंकि ये बताया जा रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यहाँ पर डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए तमाम जगह पर आजम जो अतिक्रमण चलाया गया था वहां पर भी पुलिस के तमाम जो टीम है उनको बैठा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आजम, यहाँ पर एक अस्थायी एक पुलिस थाना बनाया गया है जहाँ पर डीसीपी स्तर के अधिकारी जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरेस लगा दिए गए हैं जो फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा फिलहाल मॉनिटर किए जाते हैं। ड्रोन्स जो हैं उनको भी यहां पर लगाया गया है जो छतों पर फिलहाल नजर रखें। आजम, कल जो है इस पूरे इलाके में अमन पीस की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने उसमें शिरकत की और उन लोगों ने ये कहा कि भविष्य में अब इस पूरे इलाके में अमन जो चैन है उसको बरकरार रखेंगे। और इसी बाबत जैसा भी आप बता भी रहे थे कि एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो कल शाम को फिलहाल उसका आयोजन किया जाएगा जिसमें दोनों समुदाय के लोग रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आजम ये है कि इस पूरे इलाके में जब पथराव हुआ, उस पथराव के बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति से दोनों समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं अब ये विचार जरूर बना है कि सामाजिक सौहार्द बनाना बेहद जरूरी है और तमाम तैयारियां हैं। आपको मैं एक बार तस्वीरों में भी दिखाऊं कि देखिए दिल्ली पुलिस ड्रोन के द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर तमाम चीजें शुरू होती हैं उन पर नजर रखा जाता है, लोगों की छतों पर भी नजर रखा जाता है। इस पूरे इलाके को आजम फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर रखा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो अंदर से नहीं आ सके। लेकिन अब फिलहाल जो आम जनजीवन है उसको सामान्य माना जा सकता है कि देखिए लोग अपने घरों से, अपनी गलियों से निकल भी रहे हैं। देखिए जो गली फिलहाल सी ब्लॉक की बंद, बिल्कुल सुशील तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। जो लोकल लोग हैं क्या उनको आने जाने की परमिशन है या बाहरी जो लोग हैं उनको आने जाने की पाबंदी है?
जी देखिए, जो बाहरी लोग हैं उनको फिलहाल आने जाने की पाबंदी है, लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो फिलहाल उन गलियों से निकल सकते हैं। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इसी गली में रहते हैं, जो अपने कामकाज के लिए फिलहाल घरों से बाहर निकलते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल अगर जाते हैं तो उनको फिलहाल यहाँ से निकलने की इजाजत है, चूंकि सुबह माहौल बहुत शांत रहता है। हालांकि ये तमाम जो रास्ते हैं आजम, वो फिलहाल 11 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से ना किसी को गली के जो अंदर रहते हैं उनको फिलहाल यहाँ बाहर निकलने की इजाजत है, और ना ही यहाँ से किसी को अंदर जाने की इजाजत है। जो मीडिया है आजम, उसको भी इसी कुशल चौक पर ही रोक दिया गया है। ये फिलहाल वो रास्ता है आजम, हम अपने कैमरा पर्सन गौतम से कहेंगे वो आपको दिखाएं। ये कुशल चौक की वो यात्रा है जो शोभा यात्रा निकाली गई थी। आपको दिख रहा होगा तस्वीर में कि ये मस्जिद का रास्ता है और वही थोड़ी दूर पे काली मंदिर है। इसी रास्ते से जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो माहौल टेंस हुआ। एक हफ्ते का समय बीत गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज उतनी ही तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं। कल यहाँ पर जो फिलहाल स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं दीपेंद्र पाठक, उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया। तो अब माहौल जो है वो फिलहाल शांतिपूर्वक है, यहाँ पर स्थिति सामान्य है। चूंकि पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन सुरक्षा के एहतियातन इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं। स्थिति सामान्य होने में थोड़ा जरूर समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर पहुंच के अपनी अपनी राजनीति चमका रही हैं, उसको फिलहाल इलाके के लोग भी समझ रहे हैं। फिलहाल उन तमाम लोगों को यहीं पर रोक दिया जाता है और यहाँ से सुशील, हमने देखा कल कई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, सभी के लीडर वहां पहुंचे, लेकिन जो मुतासिरीन से उनको मिलने नहीं दिया गया। तो क्या आज भी कुछ शेड्यूल ऐसा है कि कुछ सियासी लीडर जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं, किसी पार्टी के कुछ शेड्यूल है इस तरह का? जी बिल्कुल, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो फिलहाल यहां पर आ सकती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी डेलीगेशंस फिलहाल यहां पर पहुंच सकते हैं और वो लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ लेफ्ट की भी जो पार्टी है उनकी भी तरफ से लोग यहां पर पहुंचना चाहते हैं। हालांकि ये तमाम जो जानकारी है वो फिलहाल बताई इसलिए जा रही है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन तमाम पीड़ित पक्षकारों से मिलना चाहते हैं जो फिलहाल इस पूरे माहौल में घायल हुए। कुछ हिंदू परिवार हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो फिलहाल पथराव के समय घायल हुए, तो उनसे वो लोग मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को सामान्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस उन तमाम लोगों को फिलहाल किसी भी प्रकार से कोई इजाजत नहीं देती है कि वो लोगों से जाकर मुलाकात करें, क्योंकि अगर इस प्रकार से इस पूरे इलाके में इस प्रकार से अगर लोगों को परमिशन दिया जाएगा कि वो लोगों के घरों में जाएं, तो हो सकता है कि स्थिति बिगड़ जाए। और जिस तरह फिलहाल यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, वैसे में अब पुलिस किसी भी प्रकार से कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। एक और अपडेट आपको दे दूं आजम, आज इस पूरे मामले में तमाम जो आरोपी हैं जिन पर एनएसए लगाया गया है, यानी कि अंसार, आसिफ शेख, इन तमाम लोगों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि इनका जो रिमांड है 3 दिन का वो खत्म हो गया है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस उनसे फिलहाल पूछताछ के लिए हो सकता है कि आज कस्टडी मांगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। ईडी के द्वारा भी मामला दर्ज किया गया है। वो अंसार के द्वारा तमाम जो फिलहाल अभी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं उसकी जांच करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे चल रही है कि आखिर तमाम जो लोग इस मामले में शामिल थे उनमें क्या कोई बाहरी भी जो एजेंसियां हैं क्या वो तो शामिल नहीं थी, अंसार कहीं और लोगों किसी के संपर्क में नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अमरावती के बीजेपी एमएलए रवि राणा और उनके रुकन पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनों की भीड़ जमा हो गई है और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं नवनीत राणा के बाहर घर के बाहर भी शिवसेना कारकुनों का हंगामा जारी है। शिवसेना और युवा सेना के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिस पर लिखा है कि शिवसेना युवा सेना की जानिब से आज मातोश्री के बाहर महाप्रसाद तकसीम किया जाएगा। इस पोस्ट के जरिए शिवसेना की तरफ से इंतबाह दिया गया कि अगर कोई मातोश्री के बाहर माहौल को किसी भी तरह से खराब करेगा तो शिवसैनिक इसको अपनी जबान में जवाब देंगे। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े। वसीम, सियासी लड़ाई अब घरों तक पहुंच चुकी है, मातोश्री तक पहुंच गई है? जी ज़रूर। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से शिवसेना के जो वर्कर्स हैं यहाँ हैं। जिस तरह से देखा गया है कि कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में
बाकायदा राजनीति शुरू थी, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें साफ तौर पे दिखाई देने लगी। जो शिवसैनिक है देर रात यहाँ पर मौजूद थे लगातार, जिस तरह से ये पूरा एक जो सड़क है शिवसेना की, वह अलग ही तरीके से नजर आने लगी है। कई शिवसैनिक यहाँ पर हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, कई नेता है जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं शिवसेना की तरफ से। जिस तरह से इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह से पूरा एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, भीड़ का माहौल है। और कि शिवसैनिक जो रात भर यहाँ पे जानते, रात भर आप लोग यहाँ पे खड़े थे, किस तरह से उनके आह्वान को देखते हैं? आह्वान नहीं, उनका स्वागत करने के लिए बैठे हम लोग। उनको हनुमान चालीसा मातोश्री में पढ़ना है, तो उसके पहले उनको प्रसाद देना जरूरी है, और उसके लिए हम लोग सब खड़े उनका राह देखते हुए। कब आए राणा जी, हम राणा जी का स्वागत करें, उनको बताएं कि शिवसेना का प्रसाद कैसा रहता है और कैसा लगता है, वो भी पूछेंगे हम उनको। हम लोग उसके स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं, वो आ जाएंगे। उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं कैसे भी आ जाऊंगा, तो आ जाओ, देखते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने में? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम भी हिंदू है, हमें हिंदू होने का अभिमान है। बाला साहब ने हमारे नस नस में हिंदू तत्व डाला है। ये हिंदुओं के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे भाजपा का ड्रामा एजेंडा चला रहे, और उन्हें जो केंद्र से सिक्योरिटी मिली है Y+ सिक्योरिटी, वो और लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए वो फैमिली का ड्रामा है। हिंदुत्व हनुमान चालीसा के लिए विरोध नहीं है। 92 का बाबरी का ढांचा गिरा गया था, पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज आया था, ढांचा गिराया शिव सैनिक ने रहेगा, तो उनसे मुझे गर्व है, फिक्र है। ये बोलने वाला एक ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, और उनके घर पर अगर कोई आँच उठाए तो उसका निषेध नहीं, मुंबई स्टाइल में हनुमान बना के छोड़ेंगे रवि राणा को, ये वादा है आपके माध्यम से। बीजेपी के लोगों पे कल आपके लोगों ने भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है, मामला दर्ज हो गया आप? नाराजगी नहीं, भगोड़े मोहित कंबोज भगोड़ा है। अगर उसमें दम है तो शिव सैनिकों के सामने आना चाहिए, तो उसको दिखा देंगे कि मुंबई की ताकत क्या है। वो कल ट्विटर में ट्वीट करता है कि मैं डरूंगा नहीं। अरे तू सामने आना, तुझे बताएंगे कि शिव सैनिक का डर कैसा है। और ये बंटी बबली का खाली फंडा है, शिव सैनिकों के हाथ में भगवे का डंडा है, ये डंडे से उनको प्रसाद दिलाएंगे हम लोग। प्रसाद दिलाएंगे, क्या कहेंगे? सारे काफी लोग सुबह देर रात से जाग रहे हैं। ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको राजकारण करना है तो विकास का राजकारण करिए, ये करके क्या मिलने वाला है आपको? आप डायरेक्ट मातोश्री पे आ रहे हैं, अल्लाह बोला कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है क्या सबको? काफी नारेबाजी भी हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो नेतागण है यहाँ पे मौजूद है, उनके हाथों में भगवा झंडा है, और ये मातोश्री का गेट है। इस गेट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बिल्कुल। वसीम, एक चीज जानना चाहूंगा कि मातोश्री की हिफाजत के लिए तो शिव सैनिक यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम हैं? क्योंकि अगर रवि राणा यहाँ पर पहुंचते हैं या उनकी अहलिया पहुंचती है, हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जाता है, जाहिर सी बात है हालात वहां पर गंभीर हो सकते हैं, कुछ इस तरह के हालात हो सकते हैं, तशद्दुद हो सकता है, तो किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए? सबसे पहले मैं आपको यहाँ की सिक्योरिटीज दिखाना चाहूँगा। पहले ये जो पूरा रोड है कलानगर का, ये पूरा बंद कर दिया गया है, और ये बैरिकेड्स लगा दिया गया है। इस बैरिकेड्स के एक तरफ शिव सैनिक है और दूसरी तरफ पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ये जो पुलिस अधिकारी है, मेन रोड से ही उन्होंने बाकायदा बैरिकेड्स लगाए, किसी को भी यहाँ से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल यहाँ मौजूद है, एक छावनी के तौर पर यहाँ पर पूरा जो मातोश्री का जो रोड है वो नजर आने लगा है। पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। ये मातोश्री का गेट है, इस गेट के अंदर और बाहर किसी भी तरीके से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, और जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार जो भी वहां पहुंचता है तो सबसे पहला सवाल कि आप यहाँ पे क्यों आए, और किसी भी तरीके से आने जाने की इजाजत नहीं जाती है। और ये जो पूरा जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये शिव सैनिकों का है। ये शिव सैनिक लगातार 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वो यहीं पर मौजूद है, और इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार यहाँ पे राजनीति शुरू हुई है, इस राजनीति के जरिए जो नेतागण हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व को कहीं ना कहीं शिवसेना भूल चुकी है। तो इस हिंदुत्व को याद दिलाने के लिए यहाँ पे शिवसेना मौजूद है, इनका साफ तौर पे कहना है, और लगातार एक बड़ी सियासत साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल वसीम, बीएमसी चुनाव करीब है, क्या इस पूरे एपिसोड को उसके पस मंजर में देखा जाए?
जी जरूर, ये कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक आते ही देखा गया कि बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर जो दूसरे दल है वो कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीति है उससे तेज कर देते हैं। अब बीजेपी की तरफ से भी इसी तरीके से जिस तरह से मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला हुआ, उन्होंने साफ तौर पे कुछ दिन पहले हिंदुत्व को सारे मुद्दे पर शिवसेना को कहीं ना कहीं लपेटने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की हिंदुत्व भूल गई है। उन्होंने स्पीकर बांटने शुरू किए थे सारे मंदिरों को और एप्लीकेशन लेना शुरू किया था। ये नाराजगी शिवसेना में थी। अब रवि राणा अगर ये कहते हैं कि मातोश्री के बाहर आके वो हनुमान चालीसा करेंगे तो उसे लेकर उसे नाराजगी है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आपको हनुमान चालीसा करना है तो आप अपने घरों में करें या आप अपने बाहर करें, हिंदुत्व ना सिखाए, हमें पता है। क्योंकि एक जो मातोश्री है ये शिवसेना और शिवसैनिकों के लिए एक मंदिर से कम नहीं है और ऐसे में उनको ऐसा लगता है कि उनके मंदिर पर हमला हो रहा है। देर रात से लेकर अब तक ये जो शिवसैनिक है यहाँ जमा हो रहे हैं, कई बड़े नेता हैं, चाहे एमएलए है या फिर एमपी हो, वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। नारेबाजी लगातार यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और जहां तक पुलिस बंदोबस्त है ऐसा लगता नहीं है कि रवि राणा यहाँ पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके घर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर शिवसैनिकों की बड़ी भीड़ साफ तौर पर नजर आने लगी है। पुलिस ने उन्हें बाकायदा नोटिस एक दिन पहले दे दिया था, तो हो सकता है कि अगर वो निकलने की कोशिश करे तो पुलिस विभाग की तरफ से उन्हें डिटेन कर दिया जाए और यहाँ आने की जो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो आके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई। लेकिन साफ तौर पर हाई वोल्टेज ड्रामा मुंबई की सड़कों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर के निदान के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने इस मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि राजस्थान के राजगढ़ में कदीम मंदिर को मिसमार करना बीजेपी के ज़ेर इख्तियार म्युनिसिपल बोर्ड का काबिल मजम्मत फैसला है। हम तमाम मज़ाहिब के लिए मजहबी आज़ादी पर यकीन रखते हैं और यह संगीन खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है कि बीजेपी आरएसएस तमाम इबादतगाहों पर हमले के लिए माफ़ी मांगेंगे। दूसरी जानिब 3 मंदिरों के निदान का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने रियासत के हुक्मरान कांग्रेस को निशाना बनाया। बीजेपी ने इस मामले में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो आज अलवर राजगढ़ जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे बाबूलाल के पास जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। बाबूलाल, जिस तरह से अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया है, बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आमने सामने दिख रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? इस वक्त सियासत पूरे उरूज पर है। यहाँ पर राजगढ़ ये कस्बा है अलवर जिले का, जहाँ मेरे ठीक पीछे देखेगा कि शामियाने तन गए हैं और जो बड़े बड़े लीडर हैं वो यहाँ आ गए हैं। राज्यसभा के रुकन है किरोड़लाल मीणा, उनकी पत्नी पहले यहाँ से रुकन असेंबली थी और वो इस इलाके के बड़े मकबूल लीडर माने जाते हैं। तो बीजेपी की जानिब से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है यहाँ पर। अब बीजेपी ने 5 जो मेंबरों की एक कमेटी तश्कील की है कल, जो अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ पर आएगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो सबूत है वो जुटाएगी और फिर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको वो रिपोर्ट सौंपेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रही है कि जो मंदिर थे, बहुत ही मुकद्दस मकामात माने जाते हैं यहाँ पर, लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र यहाँ पर थे, उनको मिसमार कर दिया गया और इसके लिए सिविल इंतजामिया को दोषी ठहराया जा रहा है कि यहाँ पर जो अक्सरियत है नगर पालिका के बोर्ड में वो बीजेपी की है और रुकन असेंबली कांग्रेस के हैं। तो जो हुकूमत है उसकी ओर से कल बयानात आए और उन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, यानी कि अशोक गहलोत सरकार ने खुद को बचाने के लिए कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है। इसके लिए जो सिविल इंतजामिया है, जो यहाँ का नगर पालिका का बोर्ड है बीजेपी का, वो कसूरवार है। तो बीजेपी के बोर्ड बाबूलाल, ऑर्डर किसकी तरफ से गया? क्योंकि रोड के ऊपर ये मंदिर था, तो रोड चौड़ा करने के लिए या रोड को क्लियर करने के लिए इसको तोड़ा गया, तो ऑर्डर किसकी तरफ, सरकार की तरफ से था या म्युनिसिपल की तरफ से था? जी म्युनिसिपल का जो है कॉरपोरेशन, उसकी ओर से ही ऑर्डर होता है और यूनानिमसली जो है इस बारे में एक राय होने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन बीजेपी भी फेस सेविंग की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि वो हिंदू हार्ड लाइनर जमात है और ऐसी सूरत में उसकी कोशिश यही है कि उसे कसूरवार ठहरा दिया गया तो फिर वो मेजोरिटी वोटर्स के बीच में कैसे जाएगी, तो उसकी मुश्किलें दूसरी है। इसलिए उनके जो नेता कूद पड़े। हालांकि जो कल जो पार्लियामान के जो मेंबर
मेंबर है यहाँ पर बाबा बालकनाथ, वो जब आए तो लोगों के एहतजाज का उनको सामना करना पड़ा। जो महिलाएं थी वो बहुत यानी कि गुस्से में थी। और आप देखिएगा जो अतिक्रमण हटाए गए, पूरा जो राजगढ़ टाउन है बहुत ही कदीमी शहर बसा हुआ था, जिसे अभी एक तरह से उजाड़ दिया गया है। और इसके लिए जो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई, और अब इस सियासत जो है इतनी उरूज पर है कि पूरे मुल्क में के मीडिया की सुर्खियों में है। और आप जहां तक निगाह डालेंगे यहाँ पर मीडिया की टीमें आई हुई हैं और उन्हें लगता है कि वन वे सिस्टम चल रहा है एक तरह से। तो बीजेपी इस सियासत में अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती, क्योंकि बिल्कुल उनको ये लगता है कि अगर वो चुनाव करीब है और उसका फायदा दोनों पार्टियां उठाना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। यूपी में कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई है। प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया गया। प्रयागराज के थरवाई में वाक़ एक गांव में पेश आई वारदात। शौहर, बीवी, बेटी, बहू और 2 साले का कत्ल किया गया है। कातिलों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। कत्ल की वजूहात का भी पता नहीं चला है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी से आ रही है। यूपी में कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। प्रयागराज में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।